हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे गुणक के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम गुणक की व्याख्या 1931 में काहन के द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने इसे रोजगार गुणक के रूप में बताया था। जिसमें उन्होंने बताया था यदि अर्थव्यवस्था में कुछ लोगों को रोजगार मिलता है तो उनको आय प्राप्त होगी, और उनको आय प्राप्त होगी तो उस आय को वो खर्च करेंगे तो दूसरे लोगों को भी उससे रोजगार मिलेगा। जब 1930 की महान मंदी का दौर था, उस समय इस रोजगार गुणक की व्याख्या केन्स के द्वारा निवेश गुणक के रूप में की गई, जिसमें उन्होंने माना कि अर्थव्यवस्था में यदि कोई नया निवेश किया जाता है तो निवेश की वजह से आय में काफी गुना वृद्धि हो जाती है। उन्होंने इसको ये बताया कि यदि अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना है तो प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। जब निवेश में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से आय में गुणक प्रभाव की वजह से कई गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इसे उन्होंने गुणक के रूप में प्रस्तुत किया था। केन्स का यह मानना था कि यदि अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालना है तो भारी मात्रा में अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाना चाहिए, और यदि निजी लोग के पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो भारी अर्थव्यवस्था में निवेश कर पाए तो ऐसे समय में सरकार को निवेश करने के लिए आगे आना चाहिए। तो उन्होंने इस गुणक के इसमें बोला था कि अर्थव्यवस्था में जब निवेश होता है तो निवेश में जितनी प्रारंभिक वृद्धि होती है आय में उससे कई गुना वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का नया निवेश होता है, नया निवेश, और आय जो है, आय में परिवर्तन इससे 500 करोड़ का हो जाता है, तो इसको उसने गुणक बोला के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। 500 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़ 5। तो वे कह रहे हैं कि आय में कई ज्यादा गुना वृद्धि हो जाती है। अब इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से होती है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का कोई नया निवेश होता है तो किस प्रकार से आय में वृद्धि होती है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थव्यवस्था में नया निवेश, ये 100 करोड़ का हुआ। 100 करोड़ का जो भी निवेश होगा वो आय के रूप में होगा। जितना भी निवेश होगा वो दूसरे लोगों की आय बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? जैसे मान लीजिए 100 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा सड़क पर खर्च किए, तो सड़क पर मान लीजिए सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए सड़क बनाने पर खर्च किए जाते हैं, तो उस 100 करोड़ में से 10 करोड़ सरकार को मजदूरी देनी पड़ती है, तो मजदूर वाले की आय हो जाएगी। 10 करोड़ रुपए का डामर खरीदा जाता है, डामर वाले की आय हो जाएगी। 20 करोड़ की कंक्रीट खरीदी जाती है, कंक्रीट वाले की आय हो जाएगी। 20 करोड़ का लोहा खरीदा जाता है जगह जगह पुल बनाने के लिए, लोहे वाले की आय हो जाएगी। यानी अर्थव्यवस्था में जो भी नया निवेश होता है उस निवेश के बराबर आय का सृजन हो जाता है। अब इस आय का कुछ भाग खर्च कर लिया जाता है और कुछ भाग बचा लिया जाता है। मान लीजिए आय का 80% भाग उपभोग कर लिया जाता है। मान लीजिए 80 करोड़ खर्च कर लिए गए और बचत कर दी गई 20 करोड़, क्योंकि हमेशा y बराबर होता है c प्लस एस। अगर 80 करोड़ बचाए हैं, 80 करोड़ खर्च किए तो 20 करोड़ बचेंगे, 90 करोड़ खर्च किए तो 10 करोड़ बचेंगे, 100 करोड़ खर्च किए तो 0 बचेगा, और 0 खर्च किया तो 100 करोड़ बचत की होगी। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा आय उपभोग व बचत के बराबर होती है। तो अब यहां देखिए, अब ये 80 करोड़ जो खर्च किए गए वो दूसरे की आय हो जाएगी। अब उसमें से मान लीजिए वो फिर 20% बचा लेता है और बाकी को खर्च कर लेता है, तो ये जो खर्च करेगा वो तीसरे की आय हो जाएगी। इस प्रकार से एक बार अर्थव्यवस्था में निवेश होता है तो उस निवेश के फलस्वरूप आय में कई अधिक गुना वृद्धि हो जाती है। इसे ही केन्स ने गुणक के नाम से बताया था। अब देखिए किस प्रकार से इसको करते हैं गुणक। तो यहां देखिए के बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ई गुणक का मान है। मान लीजिए आय बढ़कर हो जाती है 500 करोड़,
उपभोग हो जाता है 400 करोड़, बचत हो जाती है 100 करोड़। ये लगातार आप करते रहेंगे तो इस प्रकार से होगा। तो यहाँ के का मान इन्होंने लिखा गुणक, चेंज इन वाई आय में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट निवेश में परिवर्तन। क्लियर? तो ये गुणक जो है केन्स के द्वारा दिया गया। अब इसमें देखिए गुणक का मान डिपेंड करता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी गुणक का मान उतना ही ज्यादा होगा, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणक का मान उतना ही कम होगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं? ये हमने उपभोग फलन में जाना था कि आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इनकम है, इनकम आपकी 0 से 100 से 200 200 से 300 300 से 400 और 400 से 500। अब यहां जो उपभोग है वो उपभोग है मान लीजिए 80, ये 320, ये 400 और ये 480। तो यहां देखिए सेविंग, स्टार्टिंग में जो सेविंग है वो -80, फिर -60, -40, -20, 0 + 20, ये बचत है। अब देखिए चेंज इन इनकम अगर हम देखें तो चेंज इन इनकम हर जगह 100 रुपए आय बढ़ रही है, 0 से 100 ही, 100 से 200, 200 से 300, तो ये 100, ये 100, ये 100। और कंजप्शन में जो चेंज हो रहा है वो हर बार 80 का चेंज हो रहा है। देखिए यहां से यहां 80 का चेंज, यहां से यहां 80 का चेंज, तो ये कंजप्शन में चेंज। तो मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंजप्शन इजिकल टू डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई, तो आएगा 80/100 दैट इज 0.8। अब अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो के गुणक का मान होता है 1 - MPC, तो आएगा 1/1 - 0.8, तो आएगा 1/0.2, पॉइंट हटाएंगे यहां लगेगा तो 5 गुना। अब देखिए जितनी उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होगी गुणक का मान उतना ही ज्यादा होगा, उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणक का मान उतना ही कम होगा। मान लीजिए आय का व्यक्ति 90% खर्च कर लेता है तो 1 - 0.9, तो आएगा 1/0.1, तो गुणक का मान होगा 10 गुना। अगर व्यक्ति आय का 50% ही खर्च करता है तो 1 - 0.5, तो आएगा 1/0.5, तो गुणक का मान होगा 2 गुना। अगर व्यक्ति आय का सिर्फ मान लीजिए 75% खर्च करता है तो 1 - 0.75, तो आएगा 1/0.25, दैट इज 4 गुना। इस प्रकार से गुणक का मान सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो गुणक का मान उतना ही ज्यादा होगा, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होगी तो गुणक का मान भी कम होगा। यानी गुणक जो है वो उपभोग प्रवृत्ति पर है। अब गुणक जो कैसे, k बराबर 1/1 - MPC, ये MPC उपभोग प्रवृत्ति है। अब मान लीजिए व्यक्ति आय, जितनी आय है सारी के सारी खर्च करते हैं, कुछ भी बचत नहीं करे, तो गुणक का मान हो जाएगा 1/1 - 1 दैट इज 1/0 दैट इज इंफिनिटी। और अगर व्यक्ति बिल्कुल कंजूस है, कुछ भी खर्चा नहीं करता है, तो 1/1 - 0 दैट इज 1/1 दैट इज 0। अतः गुणक का मान 0 से अनंत के बीच में होता है। तो जो गुणक का मान है वो 0 से अनंत के बीच होता है। यदि व्यक्ति आय की पूरी खर्च कर दे तो गुणक का मान अनंत होगा। कैसे होगा इसको हम देखते हैं। देखिए कैसे खर्च होगा, मान लीजिए अनंत कैसे होता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में निवेश हुआ 100 करोड़, निवेश से आई हुई 100 करोड़ और खर्चा कर दिया 100 करोड़, सेविंग करी 0, तो इसने खर्चा किया दूसरे की आय होगी। फिर इसने 100 करोड़ खर्च कर दिए, सेविंग 0, तो ये तीसरे की आय होगी। कैसे होता है इसको आप समझिए। मान लीजिए रिजर्व बैंक के द्वारा 100 करोड़ का, मान लीजिए 100 रुपए का नया निवेश किया गया, और वो निवेश रिजर्व बैंक में जो कार्य करता था उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई 100 रुपए। अब उस तनख्वाह को उस 100 रुपए को उसने जाकर खर्च कर दिया, सब्जी ले ली, सब्जी वाली क्या होगी, सब्जी वाले ने होलसेल का भुगतान कर दिया, फिर 100 रुपए दूसरे की आय हो गई। होलसेलर वाले ने नाश्ता खरीद लिया, नाश्ते वाले क्या हो गई, नाश्ते वाले ने जाकर उससे सिगरेट पी ली,
सिगरेट वाले की आय हो गई। यानी हमारा खर्चा दूसरे की आय होती है। तो अर्थव्यवस्था में जो भी उपभोग पर खर्च किया जाता है वो दूसरे की आय बन जाता है। हमारे पास 100 रुपए थे, उस 100 रुपए से हमने जलेबी खरीदी, जलेबी वाले की आय हो गई। मान लीजिए जैसे हमने क्या किया, हमने हमारे पास जो 100 रुपए थे वो निकाले, अंदर पड़े थे उसको निकाले, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये हमारी आय के रूप में हो गई। अब इस आय से हमने जलेबी खरीदी, जलेबी वाले की आय होगी। जलेबी वाले ने उससे मैदा का भुगतान कर दिया, मैदा वाले की आय होगी। मान लीजिए मैदा वाला भी पूरा खर्चा करके उससे कुछ और खरीद लेता है। तो इस प्रकार से हमेशा एक व्यक्ति का खर्चा हमेशा दूसरे व्यक्ति की इनकम बनता है। तो इसी वजह से इसी कारण से केन्स का यह मानना था कि अर्थव्यवस्था में यदि कोई नया निवेश किया जाता है तो निवेश से आय कई ज्यादा गुना बढ़ जाती है। उससे इन्होंने गुणक की बात की थी। अब देखिए जो गुणक है वो देखिए y बराबर होता है c प्लस एस। आय में चेंज होगा तो उपभोग में भी चेंज होगा, बचत में भी चेंज होगा। अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा y का भाग देता हूं तो डेल्टा c प्लस डेल्टा s बटे डेल्टा y, तो यह आ जाएगा 1 बराबर डेल्टा c बटे डेल्टा y प्लस डेल्टा s बटे डेल्टा y। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, ये सीमांत बचत प्रवृत्ति है। तो इसका मतलब एमपीएस बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी। तो इसका मतलब गुणक जो है, गुणक का सूत्र या तो होगा 1/1 माइनस एमपीसी या गुणक का सूत्र होगा 1/एमपीएस। ये दोनों गुणक के सूत्र हैं। अब देखिए कैसे सूत्र है। मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपकी 0.75 है। क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है। मान लीजिए एमपीसी आपकी 0.75 है, तो यहां गुणक का मान आएगा 1/1 माइनस 0.75, तो आएगा 1/0.25, दैट इज 100, 4 गुना। अब के बराबर देखिए एमपीसी 0.75 है, यानी आय का 75% भाग खर्च किया जाता है, तो कितना परसेंट बचता है? 25%। तो इससे निकालेंगे एमपीएस, तो आएगा 1/0.25, तो आएगा वही 100/25, दैट इज 4 गुना। तो चाहे आप इससे निकालें चाहे इससे निकालें, गुणक का मान एक ही प्राप्त होगा। तो ये हमने बात करी गुणक किस प्रकार से कार्य करता है। अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 है तो गुणक क्या होगा, और अगर मान लीजिए आय का कोई परसेंट खर्च नहीं करता है तो गुणक का मान 1 होगा। अब सीमांत उपभोग जो प्रवृत्ति है, व्यक्ति आय का या तो पूरा का पूरा खर्च कर सकता है या पूरा का पूरा बचा सकता है। तो एमपीसी हमेशा 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है। हमने पहले भी बताया था कि ये इसको यूं भी कर सकते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। यानी व्यक्ति की जितनी आय बढ़ेगी उस आय का कुछ परसेंट भाग खर्च कर देगा। हो सकता है वो 7% खर्च कर दे, हो सकता है 70%। जितना खर्च ज्यादा करेगा गुणक का मान उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 है, तो देखिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.9 है, तो k बराबर 1/1 माइनस 0.9, तो 1/0.1, दैट इज 10 गुना गुणक का मान होगा। अगर व्यक्ति आय का 95% खर्च कर देता है तो गुणक का मान होगा 1/1 माइनस 0.95, 1/0.05, ये 2 0, गुणक का मान होगा 20 गुना। अगर व्यक्ति आय का 99% खर्च कर देता है तो k बराबर 1/1 माइनस 0.99, तो 1/0.01, यह आएगा 100/1, दैट इज 100 गुना गुणक का मान होगा। यानी जितनी उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होगी गुणक का मान उतना ही ज्यादा होगा। उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणक का मान कम होगा। इसका मतलब है कि जितनी बचत बढ़ेगी गुणक उतना ही कम होगा, और जितना उपभोग बढ़ेगा गुणक उतना ही ज्यादा होगा। यही कारण है कि प्रोफेसर केन्स के द्वारा यह माना जाता था कि अगर अर्थव्यवस्था को मंदी के दुष्चक्र से बाहर निकालना है तो अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना चाहिए, यानी लोगों की उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, गुणक ज्यादा क्रियाशील होगा, और उससे गुणक का मान उससे क्रियाशील होगा तो मांग बढ़ेगी तो उत्पादन में रोजगार बढ़ेगा। अब देखिए गुणक को कैसे चित्र से हम बता सकते हैं।
गुणक के दो प्रकार से चित्र बना सकते हैं। पहली जो चित्र है समग्र मांग वह समग्र पूर्ति। देखिए पहला जो हम चित्र बनाकर देख सकते हैं समग्र मांग व समग्र पूर्ति के माध्यम से हम गुणक को समझ सकते हैं। जैसा कि पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये समग्र पूर्ति है, एग्रीगेट सप्लाई बराबर C प्लस एस। और ये देखिए ये आपका है C प्लस आई। मान लीजिए पहला संतुलन E बिंदु पर है, I y1 होती। अब मान लीजिए I में वृद्धि होती है और ये हो जाता है C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। मान लीजिए I में हम नया निवेश होता है डेल्टा आई, तो ये हो जाएगा C प्लस आई प्लस डेल्टा आई और नया संतुलन होगा E1। देखिए प्रारंभिक संतुलन ये समग्र पूर्ति वक्र है, इसको बोलेंगे समग्र पूर्ति वक्र और इसको बोलेंगे समग्र मांग वक्र। तो प्रारंभिक संतुलन E बिंदु पर होता है जहां y1 राष्ट्रीय आय का स्तर होता है y1 और संतुलन बिंदु होता है E बिंदु। अब अर्थव्यवस्था में डेल्टा ई नया निवेश किया जाता है, तो नया निवेश होगा तो समग्र मांग जो हो जाएगी आई C प्लस आई प्लस डेल्टा ई। ये डेल्टा ई निवेश हुआ तो नया संतुलन समग्र मांग और पूर्ति यहां काटेगी, तो नया संतुलन होगा यहाँ राष्ट्रीय हो जाएगी y2। तो देखिए आय में इतना सा ही परिवर्तन हुआ, पर आय देखिए निवेश में परिवर्तन कम हुआ, आय में परिवर्तन ज्यादा हुआ। यानी जिस अनुपात में निवेश में परिवर्तन होता है आय में उससे ज्यादा अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। इससे ही गुणक प्रभाव की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए ये समग्र मांग और समग्र पूर्ति से हमने देखा कि देखिए जैसे ही निवेश होता है, निवेश के होने के साथ एकदम से आय नहीं बढ़ जाती है, बल्कि आय बढ़ने में कुछ समय लगता है। तो इसको भी हम समझेंगे कि गुणक किस प्रकार से क्रियाशील होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए ये पहली अप्रोच थी। अगर हम बचत व निवेश से देखें तो भी हम गुणक को जान सकते हैं, बचत व निवेश। बचत व निवेश के माध्यम से भी हम गुणक को समझ सकते हैं। यहां देखिए स्टार्टिंग में देखिए बचत व निवेश में देखिए, मान लीजिए ये स्टार्टिंग है, इस जगह हमने लिया है आय। अब अर्थव्यवस्था में मान लीजिए पहला निवेश है प्रारंभिक निवेश आय और ये बचत फलन है, ये बचत फलन है। प्रारंभिक आय का स्तर है y1। अब अगर अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है, यदि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़कर यह डेल्टा ई बढ़ जाता है, आई ए प्लस डेल्टा आई, डेल्टा ई निवेश बढ़ा तो यहां देखिए आई में वृद्धि होती है, वो इससे ज्यादा होती है, चेंज इन डेल्टा वाई। तो गुणक क्या है, आय में परिवर्तन y1 y2 बटे निवेश में परिवर्तन i1 i2। ये आपका गुणक की बताता है कि सामान्य रूप से जिस मात्रा में आज मान लीजिए पहला संतुलन था E1 बिंदु, नया संतुलन बिंदु के E2, तो इसे डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, तो गुणक का मान हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। तो देखिए प्रारंभिक संतुलन E1 बिंदु पर है जहां निवेश है आई ए, निवेश आई ए और राष्ट्रीय आय का स्तर है y1। जब अर्थव्यवस्था में नया निवेश होता है, मान लीजिए डेल्टा ई नया निवेश होता है, तो नया संतुलन E2 बिंदु पर हो जाता है और निवेश हो जाता है IA प्लस डेल्टा IA, तो नया संतुलन बिंदु E2 होता है। तो यहाँ जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है वो निवेश से कुछ ज्यादा गुणा होती है। इससे ही गुणक की संज्ञा दी जाती है कि अर्थव्यवस्था में जब भी कोई नया निवेश होता है तो निवेश के फलस्वरूप आय में जो वृद्धि होती है वो निवेश की कुछ गुणा हो जाती है। तो ये देखिए बचत व निवेश से भी हम गुणक को समझ सकते हैं।
एक बार आप देखेंगे कि गुणक से आय किस प्रकार से बहुत तेजी से बढ़ती है, तो इसको आप समझेंगे। देखिए, इन दिस बिगिनिंग मान लीजिए ये तो आपका समग्र पूर्ति वक्र है, y बराबर c प्लस एस और ये है c प्लस एल, ये समग्र मान और ये समग्र पूर्ति। प्रारंभिक संतुलन E1 बिंदु पर है जहां राष्ट्रीय आय y1 होती है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में नया निवेश होता है, निवेश होता है तो डेल्टा ई आगे बढ़ेगा, C प्लस आई प्लस डेल्टा ई। तो यहां देखिए राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर चला गया E2 पर, तो यहां देखिए y2। तो ये स्थिति है ना, ये राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा बढ़ती है, निवेश कम बढ़ता है। तो गुणक राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हुआ y1 y2, निवेश में परिवर्तन हुआ i1 i2। मान लीजिए फर्स्ट i1 स्थिति है, ये i2 स्थिति। तो चेंज इन आय अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसी से गुणक को मानते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ये इतना सा परिवर्तन होता है, फिर उससे आय बढ़ती है, फिर उतना परिवर्तन होता है, इस प्रकार से आय धीरे धीरे बढ़ती है। प्रारंभ में तो क्या होता है, जितना निवेश होता है उतनी आय बढ़ती है, फिर उस आय से लोग खर्चा करते हैं, दूसरों की आय बढ़ती है, फिर और आय बढ़ती है। तो यहाँ देखिए टी समय में तो इतना हुआ, ये टी प्लस 1 समय में इतना हुआ, तो ये टी प्लस 2 समय में इतना हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे, जिस प्रकार से जैसे ही अर्थव्यवस्था में कोई नया निवेश होता है तो निवेश के फलस्वरूप दूसरे लोगों की आय में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है और उसका गुणक प्रभाव होता है कि धीरे धीरे ये होता है। तो अब देखिए गुणक किस प्रकार से निकालते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे y बराबर C प्लस आई प्लस जी। मान लीजिए दो सेक्टर है C प्लस आई, C बराबर होता है A प्लस बी वाई। हम ये मान लेते हैं कि खर्च योग्य आय और आय बराबर है, तो ये जगह y बराबर A प्लस बी वाई प्लस आई, ये समीकरण 1। यदि डेल्टा आई नया निवेश होता है तो आय डेल्टा वाई बढ़ेगी। तो यहां क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई ए प्लस बी वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई प्लस डेल्टा आई, यानी डेल्टा आई नया निवेश हुआ, यानी डेल्टा आई नया निवेश हुआ तो आय भी जहां होगी वहां डेल्टा वाई बढ़ेगी। यहां पर इनकम थी तो हमने डेल्टा वाई बढ़ा दिया, यहां पे भी इनकम थी तो डेल्टा वाई बढ़ा दिया। अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो ये आएगा y प्लस डेल्टा वाई, ये इधर माइनस ये y। देखिए ये y प्लस डेल्टा वाई, ये y, ये है a, ये है बी वाई, ये है बी डेल्टा वाई, a बी वाई बी डेल्टा वाई प्लस आई प्लस डेल्टा आई। इसको घटाएंगे, माइनस का a माइनस का बी वाई माइनस का आई। तो इस प्लस का a माइनस का a कट गया, बी वाई ए प्लस का बी वाई माइनस का कट गया, आई ए प्लस का आई ए माइनस का कट गया, ये y प्लस का ये y माइनस का कट गया। तो बचा क्या, डेल्टा y बराबर बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। मैं डेल्टा वाई में से बी डेल्टा वाई को घटाता हूं तो यहां बचेगा डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई यहां मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस बी बराबर डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस, देखिए इसको यूं करेंगे, अब 1 माइनस बी को इसके नीचे रखता हूं तो हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी, और डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई बराबर 1/1 माइनस बी, और इसको k से निकालते हैं तो k बराबर 1/1 माइनस बी। इस प्रकार से गुणक को निकाला जा सकता है। तो ये मैंने आपको इक्वेशन के माध्यम से भी बताया कि किस प्रकार से गुणक का सूत्र निकाला जाता है, k बराबर 1/1 माइनस बी, जहां b है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसके लिए आप गुणक के बारे में डिटेल अध्ययन करने के लिए इसी चैनल पर गुणक के 10 अलग वीडियो भी हैं, जिसमें सुपर मल्टीप्लायर क्या होता है, संतुलित बजट गुणक क्या होता है, जो गुणक किस प्रकार से फॉरवर्ड काम करता है, किस प्रकार से बैकवर्ड काम करता है, वो सारी चीज दे रखी है। तो यहाँ ये हमने जाना कि अर्थव्यवस्था में यदि कोई नया निवेश किया जाता है तो निवेश से आय में कई ज्यादा गुना वृद्धि हो जाती है, इसे गुणक कहते हैं। इसी प्रकार से यदि अर्थव्यवस्था से कुछ निवेश निकाल दिया जाता है
तो आय में कई गुना कमी हो जाती है। गुणक अग्रगामी भी काम करता है और गुणक पश्चगामी भी काम करता है, यानी गुणक का जो प्रभाव है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है और बैकवर्ड भी हो सकता है। तो इस प्रकार से केन्स के द्वारा अपने आय व रोजगार के सिद्धांत को गुणक के माध्यम से बतलाया गया। वर्तमान में जो गुणक है वह न केवल आय व रोजगार के सिद्धांत को बताता है, वरन गुणक ये बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था में नया निवेश किया जाता है तो निवेश के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय जितना निवेश किया गया उससे कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस कारण से अर्थव्यवस्था में अगर किसी समय प्रभावपूर्ण मांग ज्यादा है और यदि किसी समय मांग ज्यादा है, समग्र मांग ज्यादा है, समग्र पूर्ति कम है, तो अर्थव्यवस्था को स्फीति कारक दबावों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे समय में सरकार को थोड़ी मात्रा में कर लगा देना चाहिए। उस कर की वजह से लोगों के आय में कई गुना जितना कर लिया जाएगा उससे कई ज्यादा गुना आय में कमी होगी और उससे लोगों की मांग घटेगी और कीमतों में वृद्धि जो हो रही है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी समय अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो, यानी कीमतें गिर रही हो, तो अर्थव्यवस्था में सरकार को विनियोग करना चाहिए। सरकार जितना विनियोग करेगी उससे गुणक प्रभाव की वजह से आय में कई ज्यादा गुना वृद्धि होगी। जब कई ज्यादा गुना वृद्धि होगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने के लिए गुणक प्रभाव को काम में लिया जा सकता है। इसी प्रकार से व्यापार चक्र में जो उतार चढ़ाव होते हैं, व्यापार में जो तेजी और मंदी होती है, उसकी व्याख्या भी गुणक के माध्यम से की जा सकती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो केन्स का गुणक सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि आप लोगों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में गुणक नहीं है, इसलिए मैंने आपको बहुत नॉर्मल लेवल पर एक गुणक बताया। बाकी आपको और डिटेल में अगर गुणक का अध्ययन करना है तो लगभग 10 वीडियो इसमें गुणक के बारे में है, जिसमें रोजगार गुणक भी है, संतुलित बजट गुणक है, सरकारी व्यय गुणक है, निवेश गुणक है, कर गुणक है, आनुपातिक कर की स्थिति में गुणक का क्या मान होगा, एक मुश्त कर की स्थिति में गुणक का मान क्या होगा। ये सारी डिटेल स्टडी गुणक के एक चैप्टर के नाम से लगभग 10 वीडियो हमने अलग से बनाए, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये जाना कि गुणक क्या होता है, किस प्रकार से गुणक कार्य करता है और गुणक का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है और अर्थव्यवस्था में जो मुद्रास्फीति और मंदी की समस्या है उसको गुणक प्रभाव के माध्यम से किस प्रकार से केन्स ने बताया कि किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है। मैं समझता हूं ये वीडियो गुणक प्रभाव को, गुणक को समझने के लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा।